Hello friends, in this video lecture we will be discussing about UP land laws. So आज के इस वीडियो लेक्चर में we will be seeing some of the terms which are very important in UP land laws. जैसे कि खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होती है, म्यूटेशन क्या होता है, दाखिल खारिज क्या होता है, भूमिदर विद ट्रांसफरेबल राइट्स क्या होता है, या भूमिदर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स क्या होता है, आसामी क्या होता है, सिर लैंड्स क्या होती हैं, खुदकश लैंड क्या होती हैं. So we will be discussing some of the important terms in UP land laws. Okay, so before starting the discussion about the UP land laws, firstly we will be discussing कि land laws कितने टाइप के होते हैं. So basically we are governed by 4 types of land laws. जैसे इसमें हो गया TPA, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, देन वी हैव रेंट एक्ट, देन वी हैव रेवेन्यू लॉस, एंड देन वी हैव टेनेंसी लॉस. ओके, तो अब कौन से लैंड में कौन सा लॉ लगेगा ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का मैटर होता है. तो इसका अगर प्राइमा फेसाई देखें तो टीपीए इज जनरली एप्लीकेबल इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज. ओके, रेंट एक्ट इज अ स्पेशल लॉ and it is only applicable on urban areas. Okay, it also has limited application on lease and tenancy. तो अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई लैंड अर्बन एरियाज में है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस पर रेंट लॉस लगेगा, जबकि उस पर टीपीए भी लग सकता है. बट सिंस रेंट लॉ इज अ स्पेशल लॉ, सो अगर रेंट लॉ पहले लगता है देन वी विल इंप्लीमेंट रेंट लॉस ओनली. अगर उसमें रेंट लॉ नहीं लग सकता देन वी विल गो फॉर टीपीए. Okay, so TPA is a general and basic law. It is applicable in rural and urban areas both, whereas rent laws is a special law and it is applicable only on urban areas. तो अगर मान लीजिए कोई लैंड विलेज में है तो उसमें रेंट लॉस तो लगेगा ही नहीं, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन अर्बन एरियाज. ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेंट लॉस आर एप्लीकेबल ओनली ऑन अर्बन एरियाज. देन वी हैव रेवेन्यू लैंड्स. तो रेवेन्यू लैंड्स आर नॉट एप्लीकेबल ऑन अर्बन एरियाज. तो रेवेन्यू लॉज आर एप्लीकेबल ऑन रूरल एरियाज एंड दैट टू ऑन एग्रीकल्चरल लैंड. तो अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है देन वी विल सी वेदर दैट लैंड इज इन रूरल एरिया और इट इज इन अर्बन एरिया. इफ इट इज इन रूरल एरिया देन वी विल अप्लाई रेवेन्यू लॉस. ओके, देन वी हैव tenancy laws. So tenancy law is also applicable on agricultural land in rural areas, but the special feature is that those lands are generally from the pre-independence times. तो अगर pre-independence time से वो जमीन किसी के पास है तो उस पे जनरली tenancy laws लगता है. ओके, सो व्हाट इज द बेसिक रूल. अगर आपको कोई भी लैंड दिखाई दे रही है, अगर वो लैंड अर्बन एरिया में है तो पहले आप ये पूछोगे कि वो लैंड है कहाँ. अर्बन एरिया में है तो उस पर रेंट एक्ट लग सकता है. अगर वो लैंड रूरल एरियाज में है और एग्रीकल्चर लैंड है और पोस्ट इंडिपेंडेंस है तब उस पर रेवेन्यू लॉ लगेगा, और अगर प्री इंडिपेंडेंस है तो उस पर टेनेंसी लॉ लगेगा. तो ये फिल्टर जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि लैंड लॉस बेसिकली 4 टाइप्स में डिफाइंड है: टीपीए, रेंट एक्ट, रेवेन्यू लॉ एंड टेनेंसी लॉ. ओके, अब अगर हम यूपी लैंड लॉस में आए तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, या कोई भी स्टेट के आप लैंड लॉस में जाइए ये टर्म्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं. जैसे कि खसरा. अब ये खसरा क्या होता है? सो खसरा देखिए, कोई भी अगर विलेज है ना तो पहले उसकी मैपिंग होती है. ओके, किसमें कितने फील्ड्स हैं, कितनी जमीनें हैं. ठीक है, तो खसरा उस एग्रीकल्चरल फील्ड्स का मैप होता है. इट इज द लिस्ट ऑफ फील्ड्स कि इस विलेज में उसके खसरा में लिखा रहेगा कि इतनी फील्ड्स हैं. ठीक है, और वो फील्ड्स का जो डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी उसमें होगा कि उसमें किस टाइप का इरिगेशन यूज होता है, किस टाइप की क्रॉप होती हैं. तो जो फील्ड्स का लिस्ट है उसे हम खसरा कहते हैं. ओके, सो खसरा इज द मैप ऑफ द एग्रीकल्चरल फील्ड्स. इट कंटेन्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड्स व्हिच आर शोन इन द मैप एंड इट इज प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड ईयर वाइज. हर साल ये बनता है. जनरली लेखपाल इसे अपने कस्टडी में रखता है. कोई भी चेंजेस अगर फील्ड के बाउंड्री में होता है किसी भी वजह से तो इस पे उसको अमेंड किया जाता है, इस खसरा में उसको डाल दिया जाता है. और इसी खसरा के बाद जैसे यहाँ पे तो इसी खसरा में ही सारे जो फील्ड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इस विलेज में कितने फील्ड्स हैं. तो जब हम बाद में खतौनी बनाते हैं जो कि उन फील्ड के ओनर्स की लिस्ट है, तो इसी खसरा की ही इंफॉर्मेशन पे वो खतौनी बनती है. ओके, सो खसरा also the changes in the field's boundaries and the facts required to make खतौनी are also entered in the खसरा. Method of irrigation and wells are also shown in column 6 of the खसरा कि किस वे से irrigation होता है. अब खसरा in itself is not record of rights. Record of rights मतलब list of owners. ठीक है, वो तो खतौनी होता है. But it provides some valuable information, some strong foundation for the preparation of खतौनी. Okay, it contains all the this खसरा it contains all the agricultural facts like crop, irrigation. Okay, एंड ये पैरा 55A ऑफ लैंड रिकॉर्ड मैनुअल जो है यूपी का, इट प्रोवाइड्स दैट लेखपाल शुड विजिट लाइक एटलीस्ट 3 फील्ड इंस्पेक्शन ही शुड मेक सो दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इन द खसरा इज राइट. तो उसके लिए उसको मिनिमम 3 फील्ड इंस्पेक्शंस लगानी चाहिए. ठीक है, तो ये तो खसरा हो गया. खसरा क्या है? इट इज बेसिकली द लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स. ओके, नाउ व्हाट इज खतौनी? इट इज द लिस्ट ऑफ फील्ड ओनर्स. उन फील्ड के जो ओनर्स हैं उनका पेरेंटेज क्या है, उनका राइट क्या है, वो सारी चीजें जो है इस खतौनी में लिखी होती है. इसलिए खतौनी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो इट इज द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स. ओके, it shows all the record of rights made under section 32, okay, and prepared by the record officer under section 53 of UP Land Revenue Act. Okay, it is a register maintained separately for each village wherein rights of all the persons cultivating or occupying the land are recorded, specifying all the requirements. ठीक है, तो जो भी राइट उस ओनर का है उस लैंड को सब इसमें दिया होता है. जैसे कि वो किस टाइप का लैंड होल्डर है या टेन्योर होल्डर है, क्या वो भूमिदर है, क्या वो आसामी है, क्या वो सिरदर है, क्या वो भूमिदर विद ट्रांसफरेबल राइट है, क्या वो भूमिदर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट है, उसका खसरा नंबर क्या है.
ठीक है, जो भी इसका ओनर, उसकी पेरेंटेज क्या है, उसके पिताजी कौन थे, ठीक है, सो नेम एंड पेरेंटेज ऑफ द ओनर, सो एवरीथिंग इज गिवन इन दी खतौनी। तो ये अब खतौनी के बारे में बात कर रहे हैं। सो खतौनी इज गिवन अंडर सेक्शन 33 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट, ठीक है। तो खसरा क्या हो गया, जितने भी एग्रीकल्चरल फील्ड है, विलेज में जो भी एग्रीकल्चरल फील्ड है उनका लिस्ट हो गया। खतौनी क्या हो गया, उस जो फील्ड के जो मालिक है उनका एक नाम बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं खतौनी, ठीक है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आता है दाखिल खारिज, ठीक है, इसको हम म्यूटेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब दाखिल खारिज क्या होता है, जब भी लैंड का ओनर बदलता है या जो पोजीशन ऑफ लैंड एक से किसी और के पास जाती है, तो हम उस जो नया ओनर बना है, जो जिसके पास नया पोजीशन आया है, उसका नाम हम दर्ज कराते हैं खतौनी में, ठीक है। तो उसको दाखिल कर दिया और जो पहले वाले का नाम था उसको खारिज किया, तो इसीलिए इसको कहते हैं म्यूटेशन, दाखिल खारिज। ओके, सो द नेम ऑफ वन पर्सन इज स्ट्रक ऑफ एंड द नेम ऑफ अनदर पर्सन इज एंटर्ड इन द एनुअल रजिस्टर, इसी को हम म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। सो ये चेंज इन पोजीशन कैन हैपन इन टू वेज, बाय वे ऑफ सक्सेशन एंड बाय वे ऑफ ट्रांसफर। सो म्यूटेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सक्सेशन, तो अगर सक्सेशन होता है तो मान लीजिए किसी के फादर एक्सपायर किया या उनकी डेथ हुई तो उनके बेटे को वो लैंड मिली, तो जो कानूनगो होता है, हर डिस्ट्रिक्ट या हर तहसील में एक कानूनगो होता है जिसको हम लॉ ऑफिसर कहते हैं, ही शैल मेक द इंक्वायरी, ओके, एंड इफ द केस इज नॉट डिस्प्यूटेड, मतलब वही उसका सक्सेसर है, देन ही शुड एंटर द नेम इनटू द एनुअल रजिस्टर, ओके। लेकिन लॉ जो है वो ड्यूटी इंपोज करता है सुपरवाइजो कानूनगो में कि जब भी किसी लैंड ओनर की डेथ होती है तो वो उस मैटर को खुद से इंक्वायर करे, देखे कि कौन असली सक्सेसर है और उसके बाद उसका नाम वो ऐड करवा दे, ठीक है। यूपी लेजिस्लेटिव लॉ में एक और अल्टरनेटिव प्रोविजन है अंडर सेक्शन 34, इफ अ पर्सन गेट्स पोजेशन बाय सक्सेशन, तब उसको अगर मान लीजिए किसी को वो पोजीशन मिलती है बाय सक्सेशन, तो उसको खुद से रिपोर्ट करनी पड़ेगी तहसीलदार के पास, और तहसीलदार को जैसे ही वो रिपोर्ट मिलेगी, तहसीलदार को 3 मंथ्स के अंदर इंक्वायरी करनी पड़ेगी, देखने के लिए ये सक्सेशन सही है, इसके सारे राइट सही हैं, ठीक है, और उसके बाद वो रजिस्टर को अमेंड कर देगा। तो यूपी लेजिस्लेटिव लॉ में ये जो ड्यूटी है ये तहसीलदार को भी दी गई है। तहसीलदार का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कानून तो बेसिक इंक्वायरी करता है, लेकिन तहसीलदार की पावर इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको कायदे से जो जिसको भी लैंड ट्रांसफर हुई है उसे तहसीलदार को रिपोर्ट देनी होगी, फिर तहसीलदार इंक्वायरी करेगा और उसके बाद वो नाम एंटर कर देगा। अगर सक्सेशन डिस्प्यूटेड है, मान लीजिए बहुत से सक्सेसर्स हैं और कौन असली मालिक है नहीं समझ में आ रहा है, तब तहसीलदार के पास यहाँ पे बहुत बड़ी पावर आ जाती है, वो खुद से समरी इंक्वायरी कर सकता है कि कौन रियल सक्सेसर है और उसका नाम वो डलवा सकता है। तो ये बहुत बड़ी पावर तहसीलदार को दे दी गई है इसमें। हाँ, अगर उसने नाम रॉन्ग एंटर कराया है, यू ऑलवेज हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट्स, क्योंकि म्यूटेशन में जिसका नाम है जरूरी नहीं कि वही असली ओनर हो, ठीक है। सो वन कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट, बट म्यूटेशन पे जिसका नाम है उसके पास सारे ओनर्स के राइट हैं, ही इज द ओनर। हाँ, आप कोर्ट में जाकर उसको पहले चैलेंज कर सकते हो। तो तहसीलदार के पास यहाँ पे बहुत इमेंस पावर आ जा रही है, ठीक है। Because he is, if the case is the disputed one, he is the one to inquire, to do the summary inquiry that who is the successor, and then he will put the name of that person. और म्यूटेशन का ये माखन सिंह वर्सेस सोहन सिंह में सुप्रीम कोर्ट में बहुत पहले से वेल सेटल्ड लॉ है दैट म्यूटेशन प्रोसीडिंग डू नॉट डिसाइड द राइट्स एंड टाइटल ऑफ द पार्टी एंड इज ऑलवेज ओपन टू गेट एजुडिकेटेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट्स, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यूपी जमींदारी लॉज में बेसिकली तो ये सारी जो टर्म्स थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, लाइक व्हाट इज खसरा, खसरा इज द लिस्ट ऑफ द फील्ड्स, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, खतौनी इज द लिस्ट ऑफ द फील्ड ओनर्स, म्यूटेशन इज द दाखिल खारिज जब भी नाम बदलता है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द 4 मेन टाइप्स ऑफ लैंड टेन्योर होल्डर। तो स्टार्टिंग में देयर वर 4 मेन टाइप्स लाइक भूमिधर, सीलदार, आसामी एंड आदिवासी, ओके। बट नाउ after 1977 act we have 4 categories which is bhumidhar with transferable rights, bhumidhar with non transferable rights, asami and government lessee, okay। so bhumidhar with transferable rights में क्या है कि उसका जो भी ओनरशिप है that is heritable and transferable also, तो वो चाहे तो उसे बेच भी सकता है और उसके बच्चे उसे इनहेरिट भी कर सकते हैं, ठीक है। also whosoever was a सीलदार who was not having the transferable rights and if he has deposited 10 times of the land revenues for 10 years then he will automatically become the भूमिधर। तो इंडिपेंडेंट वाला जब ये एक्ट आया था उस समय तक उसने 10 इयर्स तक लैंड रेवेन्यू पे किया है, देन ही विल आल्सो बिकम भूमिधर, तो उसके पास ट्रांसफरेबल राइट्स भी अब आ जाएंगे, ठीक है। सो नाउ वी हैव भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। तो जो पहले के सीलदार रहे होंगे जिनके पास नॉन ट्रांसफरेबल राइट और उन्होंने 10 टाइम्स नहीं पे किया होगा, तो वो अपनी लैंड को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट दे आर हेरिटेबल, ओके। देन आसामी का भी हेरिटेबल तो होता है बट नीदर इट इज परमानेंट नॉर ट्रांसफरेबल, ओके। तो सेक्शन 133 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर आसामीज, ओके। देन वी हैव गवर्नमेंट लेसीज। तो इनके पास जो लैंड है वो आपका यूपी जमींदारी लॉ से नहीं गवर्न होगा, दैट विल बी गवर्न बाय द लीज और द टर्म्स एंड कंडीशन विद द गवर्नमेंट, ठीक है। वो गवर्नमेंट के साथ किसी लीज में एंटर करते हैं, ओके। सो नाउ देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस आल्सो ऑन द भूमिधर टू ट्रांसफर द राइट ऑफ ओनरशिप। लाइक पहला तो ये है कि वन कैन नॉट हैव मोर देन 12.5 एकर्स लैंड इन यूपी। तो आप यूपी में एक आदमी 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता, तो जिसके पास 12.5 एकड़ हो गई है तो उसको आप लैंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, बाय लॉ ही नहीं कर सकते। अगर कोई भूमिधर एससी है, शेड्यूल कास्ट है, तो ही कैन नॉट ट्रांसफर द लैंड टू अ नॉन शेड्यूल कास्ट पर्सन
बगैर डीएम के ऑर्डर के, ठीक है। तो अगर वो ऐसे ही लैंड ट्रांसफर कर देता है दैट विल बी वॉइड, ओके। तो एससी भूमिधर कैन ट्रांसफर टू एससी भूमिधर ओनली, ओके। शेड्यूल कास्ट का जो भूमिधर है वो शेड्यूल कास्ट के भूमिधर को ट्रांसफर कर सकता है। अगर वो नॉन शेड्यूल कास्ट के भूमिधर को ट्रांसफर करता है विदाउट टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम द कलेक्टर, देन इट विल बी वॉइड, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 157A, okay. Same goes with ST. Bhumidhar of ST cannot transfer to Bhumidhar non ST person if he has not taken the permission, okay. Similarly, foreign national, if they want to buy land, they have to take permission from the state government, okay. And also Bhumidhar shall not have right to mortgage any of his land, तो उसको mortgage का right नहीं है, ठीक है। So these were some of the important terms, like सबसे पहला तो land laws कितने types के हैं, like TPA, Rent Act, Revenue Law, Tenancy Laws का filter क्या दिमाग में रखना है। अगर कोई land urban areas पे है तो उस पे रेंट एक्ट पहले लगेगा बिकॉज इट इज अ स्पेशल लॉ। अगर रेंट एक्ट नहीं लगता तब उसमें हम टीपीए लगा सकते हैं बिकॉज टीपीए इज अ जनरल एंड बेसिक लॉ व्हिच इज एप्लीकेबल ऑन बोथ ऑन अर्बन एरियाज एज वेल एज द रूरल एरियाज, ठीक है। अगर कोई लैंड विलेज में है, रूरल एरियाज में है और एग्रीकल्चर लैंड है तब वो रेवेन्यू लॉ से गवर्न होगा, और अगर कोई लैंड रूरल एरियाज में है और प्री इंडिपेंडेंस टाइम से है तो उस पे टेनेंसी लॉस होगा। देन वी आल्सो सॉ अबाउट खसरा, खतौनी, म्यूटेशन। देन वी सॉ द 4 टाइप्स ऑफ land tenure holder, like Bhumidhar with transferable right, Bhumidhar without transferable right, sorry, Bhumidhar with non-transferable right, Asami and government lessee. So these were some of the basic terms of UP land laws. So thank you all. I hope I made my concepts clear. Thank you all.